एक बार फिर से मिडल ईस्ट सुलग रहा है। बारूद के ढेर पर मानो जैसे मिडल ईस्ट है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का ईरान पर संयुक्त हमला, उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की राह पर खाड़ी देश है, या ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? क्या इसे वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हम माने? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। खाड़ी देशों में बहरहाल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, एयरबेस भी बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देख लीजिए। आसमान किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ धुएं के गुब्बार से पटा पड़ा है। हर तरफ से मिसाइलें, बम, धमाके, इन्हीं की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त मिडल ईस्ट की ओर देख रही है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं हैं। आज जिन लोगों के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है, वहाँ हमारे पुराने संबंध सभी के साथ रहे। अमेरिका के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, इजराइल के साथ बहुत पुराने संबंध ना हो, लेकिन काफ़ी समय से अच्छे संबंध इजराइल के साथ बने हैं। ईरान के साथ कहा जाता है कि हम लोगों का एक आध्यात्मिक लगाव है, एक सिविलाइजेशनल हमारा संबंध है ईरान के साथ। और फिर हमारे क्षेत्र की बात आ जाती है, ईरान हमारे देश के करीब में है, तो वो क्षेत्रता की बात भी आती है, तो अशांति पैदा होती है। और उससे कहीं ना कहीं अगर परमाणु शस्त्र की बात आ जाती है तो वो बहुत बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और क्योंकि ये सरकार खुलकर विपक्षी दलों के साथ मिलकर बात नहीं करती और विदेश स्थिति पर, विदेश नीति पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। देखिए, ये लोग पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। देशों की सत्ता के ऊपर अपने लोग बैठा करके कब्जा करना चाहते हैं, और लोग अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने का काम करेंगे, और ईरान भी जवाब देगा। ईरान कमजोर कंट्री नहीं है। हाँ, तो ट्रंप का बयान आ गया, तो ट्रंप का बयान आ गया। देखिए, ट्रंप अपने यहाँ गिर गया है। तो रणनीति
शांति संतुलन, शक्ति संतुलन और इसके साथ ही वैश्विक राजनीति, इनमें से इन सभी के इर्द गिर्द आज सीधी बात देखने को मिल रही है। असल संदेश दरअसल क्या है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं, वो सुलगते सवाल एक एक कर हम आपके सामने रख देते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहले, क्या ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी या अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन, यानी कि पहले से तय था, पहले से लक्ष्य निर्धारित था क्या? दूसरा प्रमुख सवाल, क्या ईरान का जवाब क्षेत्रीय युद्ध को वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ऐसे में ईरान का जवाब क्या क्षेत्रीय युद्ध में कन्वर्ट होगा? तीसरा सवाल, क्या ये युद्ध में असल में परमाणु कार्यक्रम को रोकने की एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है या फिर ये जो अटैक हुआ है वो परमाणु बातचीत के दरमियान हुआ है। चौथा सवाल, रूस चीन की भूमिका इस पर क्या होगी, किस तरीके का जो उनका रुख है वो अख्तियार करते हुए दिखाई देंगे। पांचवा सवाल, भारत और एशिया पर इसका क्या सीधा असर होगा, ये जानना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वो सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय भी आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि किस तरीके से 8 देशों पर ईरान ने हमला किया है। इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, ये वो 8 देश, 4 देश और भी देश हम आपके सामने रख रहे हैं एक एक कर। इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, इसके अलावा सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इराक। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट इस वक्त मानिए जैसे बारूद के ढेर पर रखा हुआ हो। आसमान देखिए किस तरीके से धुएं के गुब्बार से पटा पड़ा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि धुआं, बम, बारूद, अटैक्स, मिसाइल, ड्रोन अटैक्स, इन सब का है। ऐसे में इन 2 देशों के बीच में अब जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से ये आमने सामने आ गए हैं, बारूदों के ढेर देखने को मिल रहे हैं, अब धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय जो है वो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। अविरल मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। आर.के. भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता चौधरी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, और अविरल शर्मा भी, अविरल मलिक जी भी अभी टीवी स्क्रीन पर नहीं है, जल्द वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आर.के. भार्गव जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सीधे आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, भार्गव साहब, ये जो स्ट्राइक देखने को मिल रही है आमने सामने ईरान, इजराइल और अमेरिका है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? स्ट्राइक को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पहले से एक लक्ष्य निर्धारित स्ट्राइक थी, पहले से एक निर्धारित प्रहार था, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? देखिए, ये जो हमले का चल रहा था ये कोई अभी नहीं, पिछले करीब 1 महीने से ये चल रहा था कि अमेरिका कब अटैक करेगा, कब कितना टाइम लेगा। बल्कि कई बार तो ये आया कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। अमेरिका ने अपने 2 बेड़े ईरान के ऊपर स्ट्राइक के हिसाब से उनको मूव कर दिया। इंटेंशन उसने बड़ा साफ दिया, लेकिन हो सकता है शायद शुरू में उसका मकसद ये था ईरान के ऊपर दबाव बनाने का और ईरान को किसी तरह से अमेरिका के जो अपने टर्म्स थे उसके ऊपर उसको मजबूर करने का, उसके ऊपर दबाव डालने का। लेकिन उसके बाद देखिए 3 उनके बीच में मीटिंग हुई, लेकिन तीनों में ही 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में वो मीटिंग खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई भी ऐसी चीज डिस्कशन की नहीं आई जहां पर वो किसी एक टेबल के ऊपर आ सके। सीधी बात ये थी, अमेरिका ने जो ईरान को कहा उसको मंजूर नहीं था, ईरान ने जो अमेरिका के लिए कंडीशन रखी वो अमेरिका को मंजूर नहीं थी। ये तो अभी की जो रही। लेकिन अगर आप देखिए इस सारे युद्ध की वजह क्या है, इसमें 2 पार्टी हैं, एक इजराइल और दूसरा अमेरिका। अब सवाल यह कि इजराइल का वहां क्या इंटरेस्ट है, तो देखिए इजराइल का एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट है उसका सर्वाइवल। अमेरिका ने करेक्शन, ईरान ने टाइम टू टाइम ये अपना एम्बिशन कह लीजिए या जिद कह लीजिए, इसको जग जाहिर किया है कि इजराइल का एक्जिस्टेंस
इल्लीगल है। इजराइल को जिंदा रहने का, इजराइल को बने रहने का कोई हक नहीं है। और उसके लिए उसने जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश की और खुद भी उसने जो अपने प्रॉक्सीज थे उनको वहां पर एक्टिव कर रखा था। इजराइल के सामने सवाल यह है कि अगर वो ईरान को एक एटॉमिक पावर होने के लिए कहता कि भाई ठीक है हम इसको एटॉमिक पावर बनने देते हैं, उस हालत में इजराइल का एग्जिस्टेंस वाकई में खतरे में आ जाएगा, जिस तरह से वहां पर खुमाइनी की जिद है। ये तो इजराइल का पक्ष रहा। अमेरिका का पक्ष तो कुछ कहना ना कहना, जो मैंने अमेरिका की हिस्ट्री देखी है या जो भी देखा है, वो निहायत जैसे कहना है कि एक ट्रेडर की है। उसका मकसद है कहां उसका फायदा होता है, नंबर एक बात। और कहां कोई दूसरा ऐसा अगर देश है जो ऊपर उठ करके आना चाहता है, वो उसको नहीं आने देना चाहता है। वरना देखिए आप, अमेरिका का ईरान के अंदर ना तो उसकी बाउंड्री मिलती है, ना ईरान इतना ताकतवर है जो कि अमेरिका को चुनौती दे सके अभी भी, और ना ही कोई ऐसी चीज है जहां पर वो ईरान उसके लिए कोई खतरा पैदा करता हो। पहले अमेरिका ने एक इराक का हवा खड़ा कर दिया था कि वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमला किया। आज कहता है कि साहब ईरान के पास एटम बम्स हैं या वो एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे आगे अभी अमेरिका का कोई और मकसद वो दिखाता नहीं है। हालांकि मकसद उसका बड़ा साफ है, किसी तरह से ईरान जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वहां उसके ऊपर दबाव बना करके उस एरिया के तेल के ऊपर अपना वर्चस्व काबिज करने की ना। तो यही दो चीजें ईरान के सामने मजबूरी यह है कि अगर वो अमेरिका की शर्तें मान लेता है तो एक तरह से एक उसकी कॉलोनी बन जाएगा। उसको अमेरिका के सारी कंडीशन माननी पड़ेंगी जो अमेरिका ने कंडीशन उसमें डाली है। कुछ एक तो उसमें फेक है जिसका कि कोई मकसद नहीं है, कोई जिसका कि वहां सबूत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत उसकी जो अमेरिका की जरूरत है वो ये है कि ईरान किसी तरह से उसकी शर्तों को मान ले और उसके बाद उसको वहां के तेल के लिए उसको मजबूर किया जा सके। आज की जो भी कहानी हुई है उसका बेसिक जो बैकग्राउंड है वो सारा ही है। कहीं ना कहीं तेल के इर्द गिर्द, और ये मान लीजिए कि बेसिक बैकग्राउंड क्या, और एक बेस भी कहीं ना कहीं ये वो तेल की कहानी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ अनीता चौधरी जी भी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका हम रुख करेंगे। आपको क्या लगता है अनीता जी, आपकी नज़र में ये जो हमला हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं, जो अटैक है, संयुक्त हमला हुआ है, इसको आप आत्मरक्षा के तौर पर हमला कहती हैं या फिर ये संप्रभुता का उल्लंघन है? देखिए, जब बात एग्जिस्टेंस की आती है तो फिर कोई नियम नहीं रह जाते हैं। आपका अपना एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। इजराइल के साथ वही संकट है। अगर इजराइल जो ईरान बार बार गाजा को लेकर के या फिलिस्तीन को लेकर के या हमास को लेकर के उसको धमकियां देता रहता है और कहीं ना कहीं अपने अलग अलग गुटों के तहत इजराइल को ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है, वहां पे इजराइल के पास ईरान को सबक सिखाने के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जब हिस्ट्री में हम जाते हैं तो इजराइल का जो उद्भव हुआ और फिलिस्तीन का जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ, उस बीच में गाजा पट्टी का बनना और हमास का उस पर कब्जा, ये सारी चीज़ें जो हैं इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमेशा से इजराइल को एक लड़ाकू देश बनाकर रखने के लिए विवश किया है। और यही वो वजह है कि इजराइल जो है जब भी फिलिस्तीन या हमास पे वो अटैक करता है तो ये एक धर्म की जो आग है वो ईरान तक पहुंच जाती है। ईरान अपने हमास के जरिए जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता है और अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है, वो बहाव वहां पे दिखने लगता है। जिसके बाद फिर एक ऐसा युद्ध होता है, हमने पिछली बार भी देखा, आयरन डोम, न जाने कैसे कैसे हथियारों के नाम हमने सुने। और जब इजराइल ने सारे बाउंड्रीज को तोड़ते हुए ईरान के वैज्ञानिकों को उनके देश में ही शूट आउट किया था, उनके देश में ही उनके एटॉमिक प्लान को जो है वो डिले किया था। और अब बात अमेरिका की हम करते हैं। अमेरिका इन सभी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ है।
अमेरिका इजराइल को जिंदा रखना चाहता है, अमेरिका के लिए मजबूरी भी है। और कहीं ना कहीं धर्म के जो बहाव की अगर हम बात करते हैं, तो जब बात क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम की आती है, तो क्रिश्चियन जूस के साथ जुड़ के रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं बशर्ते मुस्लिम की। तो यहाँ पे अमेरिका का एक ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि चाहे वो तेल का कोई भी खजाना हो, अमेरिका उसको अपनी जागीर समझता है। हमने कई देशों को बर्बाद होते हुए देखा है इस तेल के चक्कर में, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हम सीरिया देखें, या फिर हम अभी इराक का हमने हाल देख लिया है, अभी ईरान के तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई देशों को हमने इस तेल के चक्कर में बर्बाद होते देखा है, तो कहीं इस तेल के चक्कर में अब दोबारा से वही कहानी तो रिपीट नहीं होने जा रही है? ये विश्व को सोचना है। तब जब इराक की घटना थी, तब विश्व सुसुप्त अवस्था में था। भारत तब एक मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। हाँ। और कहीं ना कहीं अमेरिका की दादागिरी तब बहुत बड़े तबके के साथ चलती थी। अभी अमेरिका की दादागिरी नहीं चल रही है, वहां पे उसकी बेशर्मी चल रही है। अमेरिका किसी भी देश को, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे कोई भी देश हो, वहां पे जाके बोलता है कि ये जी हमारा हम इस पे अपना वर्चस्व निभाएंगे, हमारा ये हमारे अंडर में हमारा ये एरिया है, हम उसके राष्ट्रपति को बंदी बनाएंगे। अब जो यूरोप अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आता था, जो इटली अमेरिका के साथ उसके सैन्य संबंध थे, वो कहीं ना कहीं इस दादागिरी से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उंगली एक तरफ उठ रही है, लेकिन जो 3-4 उंगलियां हैं वो किसी भी तरफ घूम सकती हैं। ऐसे घूमती हुई उंगलियों में क्या अमेरिका पे काबू पाना जरूरी है? ये विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। सिर्फ ये वो अमेरिका जो अक्सर अपनी दादागिरी के लिए भी जाना जाता है, वो कंट्रीज भी इस दादागिरी से परेशान हैं। बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर कह रही है, और स्पेशली तब वो अमेरिका जो अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता है, और समय समय पर इसके जो उदाहरण हैं वो हमने देखे हैं कि अमेरिका किस तरीके से अपने फायदे के लिए चीजों को मोल्ड करता है या फिर एक्शंस लेता है। अविरल जी का मैं रुख करूंगी यहाँ पर। अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए है। अविरल जी, सरकार का इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे सिनेरियो पर जो हम देख रहे हैं, क्या आधिकारिक रुख है, स्टैंड क्या है? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारे एक्सटर्नल पॉलिसी का या फिर एक तरीके से भारत देश का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और मजबूती के साथ। जहां तक अगर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी की बात कर ली जाए, तो आज की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी पूर्ण रूप से मजबूत है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए वैश्विक शांति की, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वैश्विक शांति सर्वोपरि थी, है और सदैव रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारत के हितों का, तो भारत के हितों को किस प्रकार संरक्षित किया जाए, किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर खाड़ी देशों की बात कर जाए, और अगर हर विषय पर चर्चा कर ली जाए, पर्टिकुलरली चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, रक्षा के अलावा अन्य जितने मंत्रालय हैं उनकी अगर बात कर जाए, तो पूर्ण रूप से भारत सरकार इस चीज को लेकर सजग है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सर्वोपरि ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि भारत सरकार सजग है, किस तरीके से राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि हो, ये हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र ही सर्वोपरि रहेगा हर एक हिंदुस्तानी के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम ऑफिशियल स्टैंड की बात करें, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग तटस्थ है या फिर एक रणनीतिक संतुलन देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक रणनीतिक संतुलन का विषय, और अभी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं, मेरे बात वो भी बोलेंगे। और विपक्ष की अगर बात कर ली जाए, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर ली जाए, तो इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया के अंदर जिस प्रकार से इंटरनल पॉलिटिक्स की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं विदेश नीति की बात कर रही हूँ। इंटरनल पॉलिटिक्स की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। जब राम पांडे जी आप पर अटैक करेंगे तब इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारत का तो बिल्कुल स्पष्ट है। भारत आज पूर्ण रूप से अपने स्थान में मजबूत है। हम 2047 के लक्ष्य के साथ, विश्वगुरु भारत के लक्ष्य के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और भारत को किसी प्रकार से, किसी रूप में कोई समस्या नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है, हर मोर्चे पे इंडिया मजबूत है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र की बात हो, आर्थिक क्षेत्र का विषय हो, पेट्रोलियम के क्षेत्र का विषय हो, एजुकेशन सेक्टर का विषय हो, हर सेक्टर में भारत निश्चित रूप से मजबूत है। तो भारत हर क्षेत्र में मजबूत है। हम अपनी रणनीति में
में बिल्कुल आगे हैं और जो स्टैंड है ऑफिशियल वो राम पांडे जी बखूबी बता दिया है यहाँ पर अबरर मलिक जी ने, और वो आपने सुन ही लिया है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है सरकार की जो विदेश नीति है उसने भारत को एक तरह से असहज नीति में ला दिया है या फिर असहज स्थिति में ला दिया है? विदेश नीति तो कुछ है ही नहीं 2014 के बाद। अभी देखिए, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका, हाँ। इन चारों का आपस में झगड़ा है और इस झगड़े का असर सारे विश्व के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारा इसमें क्या रोल है? हमारे साथ इन चारों में कौन कब खड़ा रहा? अमेरिका ने कब हमारी मदद की, या ईरान ने, या फिलिस्तीन ने, या इजराइल ने? तो कब कौन किसके साथ था? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हम कितने पावरफुल कब रहे, कब नहीं रहे। तो मैं ये बता दूं कि 2014 के पहले हम बहुत पावरफुल थे। हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था, तब अमेरिका ने धमकी दी थी और उसने कहा था कि मैं अपना 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, और भेज दिया था, जिसमें अत्याधुनिक उस जमाने के हथियार थे। लेकिन भारत डरा नहीं, क्योंकि भारत की विदेश नीति स्ट्रांग थी। भारत के साथ दुनिया भर के कई देश थे और भारत अपने आप में ताकतवर था कि अमेरिका को उस समय झुकना पड़ा। आज अमेरिका क्या कर रहा है? भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर भेज रहा है, बेड़ियां पहनाकर भेज रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री और भारत सरकार बिल्कुल मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति खत्म नहीं करना चाहता हूं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इससे बड़ा हमारे भारत की कमजोरी क्या रहेगी? अमेरिका कह रहा है कि ईरान और रूस से आप तेल खरीदना बंद कीजिए। आप बताइए, जो ईरान हमें सस्ता तेल देता है, हाँ। जो ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा, यहाँ तक कि कश्मीर मुद्दे में भारत और पाकिस्तान के बीच में ईरान ने भारत का साथ दिया। जब भी कश्मीर की बात आई, जब भी यूएन में भारत और पाकिस्तान के बीच में बात आई, तो ईरान ने भारत का साथ दिया है। रूस ने हर परिस्थिति में भारत का साथ दिया है। और हमने क्या किया? जो रूस हमारा दोस्त था, हम उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी ने तो जिस दिन ट्रंप ने कहा था उसी दिन से तेल लेना बंद कर दिया था, और काफी मात्रा में हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। हमने ईरान से काफी मात्रा में तेल लेना बंद कर दिया। ईरान और भारत की जो दोस्ती थी, उस दोस्ती के अंतर्गत 4 बहा पोर्ट ईरान ने हमें दे दिया। आप देखिए, एक समुद्री पोर्ट जिससे भारत का आयात निर्यात और ज्यादा सुगम होता, ईरान ने कहा आप ले लीजिए, आप डेवलप कर लीजिए। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी आप यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, और ट्रंप की धमकी के कारण हम 4 बहा पोर्ट पर जो हमने पैसा, सैकड़ों करोड़ रुपया जो खर्च किया था, हमारा पानी में चला गया। और ट्रंप की धमकी के कारण हम वहां से वापस आ गए। हमारा जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो ट्रंप ने 1 घंटे पहले ही लिख दिया कि मैंने युद्ध बंद करा दिया। आप बताइए, क्या अमेरिका को ये पावर है? फिर अमेरिका लिख रहा है अपनी फाइलों में, उसकी सरकारी दस्तावेज है, उसके न्याय विभाग के हैं, कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाकर अमेरिका के कहने पर नृत्य किया, डांस किया 2017 में। एक भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में इतनी भद्दी बात अमेरिका बोल रहा है। तो आए दिन अमेरिका हमें नीचा दिखा रहा है। बांग्लादेश ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन आंख दिखाता है। जब सेनाध्यक्ष किताब लिखते हैं, पब्लिश हो या नहीं हो, सेनाध्यक्ष ने ये नहीं कहा मेरी किताब नहीं है। सेनाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, जो रक्षा नीति है, वो बड़ी कमजोर है। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मैंने फोन लगाया तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और मुझे बोल दिया जाए कि जो दिखाए आपको वो करिए। 2 घंटे कोई चर्चा नहीं की। तो उस सेना अध्यक्ष ने भी हमारी रक्षा नीति और विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। हम इतने देशों के 80-90 देशों की यात्रा कर चुके हैं, परिणाम क्या आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा है। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका से जो हमारा आयात निर्यात होता था, उसने कहा है, लिखा है कि आपको 0% पर लेना पड़ेगा और मैं अपने यहाँ 18% लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वहां का निर्णय देता है अमेरिका का कि ये ट्रंप की नीति ये गलत है, टैरिफ वाली। उसके बाद भी हम चुप बैठे हुए, हम स्पष्ट नहीं कर रहे कि हमारी नीति उसके अंतर्गत क्या है।
उसने कहा है कि 5 साल में मैं 40 लाख करोड़ का भारत को निर्यात करूंगा। मतलब जो आयात निर्यात का जो रेशो था, भारत दुगना निर्यात करता था, अब वो 10 गुना ज्यादा आयात करेगा अमेरिका की धमकी के कारण। रूस से जो हमने तेल खरीदना कम किया, उससे 2 लाख करोड़ रुपए हमको प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। चीन से हम 13 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आयात कर रहे हैं और 2 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष निर्यात कर रहे हैं। कौन सी हमारी विदेश नीति है? पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, हम बिना बताए वहां चले जाते हैं, भैया गले मिलने आए हैं, हम आपकी माता जी से मिलने आए हैं, सॉल देने के लिए आए हैं। ये हमारी विदेश नीति, और हमारी विदेश नीति में विदेश मंत्री का तो विदेश नीति पर जमकर सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और ऐसे में अनीता चौधरी जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपसे भी जवाब लूंगी और अविरल मलिक जी का भी यहाँ पर जवाब देना वाकई में बनता है। हालांकि उनकी चुप्पी यहाँ पर ये थी कि बिल्कुल शांति से वो मजे से सब कुछ भारत के लिए, सरकार के लिए सुन रहे थे, तो देखना होगा कि उनका इस पर क्या रुख रहता है, क्या स्टैंड रहता है ऑफिशियल। तो इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार न सिर्फ भारत के आधिकारिक स्टैंड पर बात होगी, बल्कि इसके साथ ही बड़ा सवाल यहां पर आकर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या ये सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर एक शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, जहां सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो बम धमाके, मिसाइल, ड्रोन अटैक, इन सब की आवाजें सुनाई दे रही है और ऐसी ही कुछ तस्वीरें लगातार बम धमाकों की, बारूदों की सामने आ रही हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अविरल मलिक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आर.के. भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है, अनीता चौधरी जी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर है। अविरल मलिक जी से पहले इसका जवाब ले लेते हैं और उसके बाद फिर अनीता चौधरी जी के पास मैं जाऊंगी। अविरल मलिक जी, आप एक अलग स्टैंड बता रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टैंड बता रहे हैं सरकार का, लेकिन राम पांडे जी की तरफ से धुआंधार अटैक यहां पर किया जा रहा है कि समझौता भारत ने किया हुआ है। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है, कोई तथ्य है सामने रखने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं राम पांडे जी तो अनगिनत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं और तमाम सारी ऐसी बात कर रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य, कोय लॉजिक मौजूद नहीं है। पूर्ण रूप से निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इनका अधिकार है आरोप लगाएं, लेकिन जनता तय करती है और एक तरीके से जो सच्चाई है वो धरातल पे स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। और अगर बात कर जाए भारत की, तो भारत की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी की ये बात कर रहे थे कि भाई विदेश नीति कुछ नहीं है। कहां विदेश नीति कुछ नहीं है? भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से मजबूत है, रक्षा नीति पूर्ण रूप से मजबूत है और विदेश नीति और रक्षा नीति इतनी मजबूत है कि भारत पाकिस्तान में घुस के मारने का काम करता है, घर में घुस के मारने का काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आतंकवादियों को समाप्त किया जाता है। उसके साथ साथ अगर बात कर जाए वैश्विक पटल की, तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, मजबूती के साथ जिस तरीके से विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, योजनाओं को एक तरीके से देश भर में चलाया जा रहा है। देश की आंतरिक स्थिति मजबूत है और बाहरी स्थिति किस प्रकार से मजबूत हो उसकी भी चिंता की जा रही है। अच्छे संबंध सभी देशों से हैं, अमेरिका से अच्छे संबंध है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और अगर अमेरिका की भी बात कर लें तो अमेरिका पे कहेंगे टैरिफ वाली बात करें, टैरिफ वाली इन्हें बात कर लीजिए। 50% किसने किया और 50% से फिर 18% किसने किया, 32% कम किसने किया, झुकना किसे पड़ा, सवाल का इन्हें जवाब दे देना चाहिए। अकड़ कौन रहा था और उसके बाद झुका कौन भारत के सामने, इस बात को भी इन्हें याद रखना चाहिए। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अच्छी मित्रता है, इस बात को भी याद रखा जाना बेहद आवश्यक है। और जहां तक विषय एक तरीके से पाकिस्तान का, दुश्मन मुल्क का, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किस प्रकार से भारत ने किया, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और उसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबने देखा। तो यहाँ पर अविरल जी ने जवाब दे दिया है और भारत का स्टैंड बता दिया है क्लियरली, और ये भी बता दिया है कि भारत किस तरीके से, किसी भी तरीके से समझौता नहीं करता है। लेकिन अनीता चौधरी जी को भी यहाँ पर आपत्ति थी। अनीता चौधरी जी, जो राम पांडे जी की तरफ से कहा गया उस पर आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दीजिए। और इसके साथ ही ये भी हम समझना चाहेंगे, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध की तरह हम देखें, या इसका जो असर देखिए, जिस तरीके से भारत की पॉलिसीज पर को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, इस पर पड़ रहा है। शक्ति संतुलन की बात करें तो उसको लेकर एक असर देखने को मिल रहा है। तो ये एक वैश्विक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है?
देखिए, जब भी कोई देश युद्ध में जाता है, चाहे हम रूस और यूक्रेन की बात करें, इजराइल फिलिस्तीन की बात करें, या फिर अमेरिका और वेनेजुएला की हाँ। बात करें, तो मध्यस्थता के लिए भारत याद आता है। यही भारत की ताकत है और इसको हम सभी को याद रखना चाहिए। हम पार्टी विशेष से ऊपर उठ करके पहले देश के नागरिक बने। हमारी द्विपक्षीय रिश्ते की जो पॉलिसी है, हम बायलैटरल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं और ये पॉलिसी कोई बीजेपी की पॉलिसी नहीं है और आज की पॉलिसी नहीं है, ये भारत की शुरुआत की पॉलिसी है जिसमें कांग्रेस भी की सरकारें भी आती हैं। ये कांग्रेस की भी पॉलिसी नहीं है, ये बीजेपी की भी पॉलिसी नहीं है, ये भारत की पॉलिसी है, ये हमारे देश की पॉलिसी है। और इस पॉलिसी पे हम सभी को एकजुट होकर, जब विश्व ऐसे कठिन संकट की घड़ी से गुजर रहा हो, तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कांग्रेस के वक्ता से वो अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वो भारत को ज्यादा पढ़े, अमेरिका को और ईरान को कम, तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत को समझना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि हम अमेरिका और ईरान और इजराइल और रूस को समझें। रूस और भारत के रिश्ते वक्त के साथ बदलते रहेंगे, ईरान और भारत के रिश्ते वक्त के साथ बदलते रहेंगे। नहीं बदलेगा तो भारत हमारे लिए, और उस भारत पे हमें ऐसे ही तटस्थ होके खड़े रहना है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब भी किसी के साथ युद्ध हुई, नहीं कि भारत पे इसका असर पड़, अरे पूरे विश्व पे असर पड़ने वाला है, विश्व का अंग है भारत, तो थोड़ा बहुत असर तो भारत पे भी पड़ेगा, चाहे वो तेल को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, या हमारे जो भी, हाँ, जो भी हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो भी हमारी MOU पहले साइन हुई हैं, हमारे जो ट्रीटी हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, इन सभी पे कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। इससे हमें बेजार नहीं होना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व अगर प्रभावित होगा, अगर इटली प्रभावित होगा, अगर फ्रांस प्रभावित होगा, अगर सऊदी अरब प्रभावित होगा, अगर अफगानिस्तान प्रभावित होगा, रूस प्रभावित होगा, तो भारत इन्हीं सब के बीच में, उसकी भी भौगोलिक स्थिति है, तो वो भी प्रभावित होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। दूसरी बात कि चारबाग की बात आ रही थी, चारबाग का वो रिश्ता कांग्रेस के जमाने में ही तय हुआ था। कांग्रेस ने उस चारबाग की शुरुआत की थी, लेकिन वहीं पे ईरान को परमाणु बनाने के लिए भी खुली छूट दे दी थी। चारबाग कब कैसे धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के साथ अपने नए संबंध बनाना शुरू कर दिया था, ये शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आया था। उस चारबाग से हमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पर भी हमें मंथन जरूर करना चाहिए। और हमें मंथन करना चाहिए कि इन सभी के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना और सभी देशों के साथ एक नीतिगत संवाद करना। आपको लगता है कि ट्रंप ने 1 घंटा पहले ट्वीट कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रंप को शर्म आनी चाहिए इस बेशर्मी के लिए। ट्रंप को जाहिर सी बात है कि जब हम शांति समझौता में जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से सफेद झंडा दिखाया गया, DGMO लेवल के बातचीत के लिए बार बार आग्रह की गई, तो हम पूरे विश्व के साथ एक यूनाइटेड नेशन के साथ बंधे हुए देश हैं। हम कोई अलग थलग देश, अफगानिस्तान टाइप के, तालिबान टाइप के देश नहीं है। तो हमें अपने सभी स्थितियों से पूरे विश्व के साथ विचार साझा करने पड़ते हैं। अब ट्रंप जैसा हल्का व्यक्ति उसके बाद कितने बार उनके स्टेटमेंट चेंज हुए, वो बोलते हैं हाँ जी हमने किया, हाँ जी हमने नहीं किया। अभी हाल में उन्होंने कह दिया कि भैया हम अगर नहीं इंटरफेयर करते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो मारे जाते, असीम मुनीर मारे जाते, पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, इसीलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ा था। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए क्या नहीं। खुद अमेरिका के लोग ट्रंप से परेशान हैं कि वो जो बात पे अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, वो कैसे हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, जब बात अगर हम ईरान, इजराइल और अमेरिका की करते हैं, तब ट्रंप वहाँ पे काम नहीं करते, वहाँ पे काम करती है CIA, वहाँ पे काम करती है FBI, वहाँ पे काम करती है वहाँ की एजेंसीज, वहाँ पे काम करती है वहाँ की डिफेंस पॉलिसीज, वहाँ पे काम करती है। उनकी अपनी निजी हित
जिस पर अमेरिका टिका हुआ है और बुलंदी के साथ वो रहता है। इस बेशर्मी पे भी वो पूरे बेबाकी के साथ विश्व का सामना करता है और बातचीत करता है। ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई है। वो किस तरह से इसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जेनेवा कन्वेंशन के पहले, जेनेवा की बैठक के पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के सामने शर्त रखी गई थी कि वो अपने परमाणु मसौदे का पूरा दस्तावेज जो है वो सामने रखें और उसे निरस्त करें। 2 ठिकाने जो उनके थे उनको वो निरस्त करें। अगर वो नहीं करते हैं, वो उनके लिए अल्टीमेटम टाइम जो है 23 और 24 फरवरी का दिया गया था, वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस एक्शन में शुरुआती दौर से ही इजराइल और अमेरिका एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु आता है तो इसका खतरा जितना पाकिस्तान खतरनाक नहीं होता है उतना ईरान होता है, क्योंकि लगभग सभी आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने वाला ईरान है। ईरान हमास को फंडिंग करता है, ईरान तालिबान को फंडिंग करता है। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि ईरान हमास को फंडिंग करता है, ईरान तालिबान को फंडिंग करता है, जब आप ये कह रहे हैं तो क्या हम आगे जाकर इसे एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में देखेंगे? इसके जवाब हम लेंगे आर.के. भार्गव साहब के साथ। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। आर.के. भार्गव जी, जब जिस तरीके से यहाँ पर अनीता जी कह रही हैं कि ईरान जो है वो तालिबान को भी फंडिंग करता है, अलग अलग लोगों को फंडिंग करता है, किस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त रहा है वो समय समय पर देखा गया है, तो क्या इसको अब हम आगे जाकर एक प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं इस युद्ध को, इस मौजूदा स्थिति को? नहीं, देखिए ये तो लड़ाई अभी शुरू हो गई है। हाँ। इसलिए हम कहें कि ये अभी प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार नहीं है ये। प्रॉक्सी वार वो वार होती है जहां पर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे एक दूसरे के, जिसे कहते हैं कि अंडर कटिंग कर रहे हैं। जैसे अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉक्सी वार चलती थी, कोल्ड वार चलती थी, वो उस तरह से। जहां तक रहा सवाल प्रॉक्सीज का, यहाँ पर वो अमेरिका के, ईरान के वो है, जैसे हमास है या फिलिस्तीन है या हुती है, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं जिसका की इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर रहा है। अभी अगर हम आते हैं पाकिस्तान के रिलेशन में, तो देखिए पाकिस्तान और ईरान, इनके भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। वहां पर जो तालिबान बैठे हैं या पख्तून बैठे हैं, या यहाँ तक कि कुछ हिस्सा वो भी है जो बलूचिस्तान का है, जिसमें कि वो लोग हैं जो कुछ ईरान में भी हैं और कुछ पाकिस्तान में भी हैं। वो उनकी भी प्रेजेंस दोनों देशों के संबंधों के ऊपर असर डालती है, ईरान और पाकिस्तान। देखिए अभी आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जबकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी वार नहीं, मैं कहता हूं कि एक बैटल हुई थी। हाँ। जहां पर यह लगा था शायद पाकिस्तान और ईरान के बीच में अभी वार शुरू हो जाएगी, लेकिन वो एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी जो वहां के ईरान में जो वहां पर मौजूद है और जिनका वजूद पाकिस्तान के अंदर भी है, उनकी आपस में खींचतान थी, जिसको लेकर के अमेरिका और पाकिस्तान में हुआ। लेकिन इसका यह नहीं था कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है और उनके बीच में वार शुरू हो जाएगी। शायद वो भी जाती, लेकिन वो उस स्टेज तक पहुंचने की नौबत नहीं आई, और ना ही मेरे ख्याल से आज की तारीख में वो नौबत आएगी। हालांकि देखिए अभी बलूचिस्तान में जो बलूच का है, खैर पख्तूनख्वा में जो चल रहा उसमें ठीक है, ईरान का अपना इंटरेस्ट है, वो वहां के जो उनके ईरान में रहने वाले हैं उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान में जाकर के लड़ सके। तो ये कोई भी लड़ाई जो होती है वो ऐसी नहीं होती जिसमें कोई कंट्री, कोई इस तरह के छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहें कि हम बिना किसी दूसरे की मदद के लड़ सकते हैं। इस तरीके से इसलिए पाकिस्तान और ईरान के बीच में हम ये कहें कि उनके बीच में प्रॉक्सी वार चलेगी तो वार नहीं है, ये अंडर कटिंग है जो हर एक देश की दूसरे देश के साथ में होती रहती है। हमारे पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन हमारे साथ उसके लड़ाई का वजह दूसरी है। हमारे साथ सीमा का विवाद है। हाँ। वो विवाद ईरान और पाकिस्तान के बीच में उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में हमारे साथ है। अगर हम बांग्लादेश को भी लें, बांग्लादेश में भी जब बांग्लादेश के रिश्ते हमारे साथ ठीक थे, उस समय भी एक देश का दूसरे देश के साथ में इंटरेस्ट का क्लैश होना एक आम बात है। अभी मैं शायद कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा था बांग्लादेश
ने हमारी कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया। देखिए, मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहा हूं और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी रहा हूं। मेरी नॉलेज में कहीं ऐसी अभी कोई चीज नहीं आई जिसको हम ये कहें कि बांग्लादेश ने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन यहाँ पे नहीं, राम पांडे जी जवाब दे रहे हैं। आप भार्गव साहब, आप जो कह रहे हैं उस पर राम पांडे जी जवाब दे रहे हैं। फटाफट से सुन लेते हैं। जवाब दे दूंगा। नहीं, सुन लेते हैं आप, फिर उसमें कंक्लूड कर लीजिएगा अपने आंसर में। राम पांडे जी। जी 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 मैं आपके दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि जहां से भी उनको सर्च करना है वो सर्च करें। और बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद हमारा बांग्लादेश और भारत से जमीन को लेकर कुछ डिस्प्यूट था। उस समय 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को दे दी एक्स्ट्रा, जो 70 सालों से नहीं दी जा रही थी। और मैं आपके दर्शकों से बोल रहा हूं, जो जैसे चाहे वैसे सर्च कर लें। मैडम अनीता चौधरी जी ने कहा कि ईरान फिलिस्तीन को फंडिंग करता है, तालिबान को करता है, पाकिस्तान को करता है, और उसमें मदद कौन कर रहा है? फिर हम तेल क्यों खरीद रहे हैं? भाई उसी पैसे से तो फंडिंग कर रहा है वो। ईरान से तेल हम खरीदते हैं, पैसा हम ईरान को देते हैं, उससे वो फिलिस्तीन की फंडिंग करता है। उसके बाद छोड़ दे बस, उसके बाद कांग्रेस जो सलाह दे चुप हो जाइए, मान ले शांत हो जाइए। जब आपका टर्न आए बोल लेना आप। मैडम चुप हो जाइए, आपने बहुत बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। मैडम चुप हो जाइए, चुप हो जाइए मैडम, चुप हो जाइए मैडम, मुझे बोलने दीजिए। ऐसे ही चले मैडम एआई समिट में जाके अपना। अरे मैडम थोड़ा चुप हो जाइए, मुंह बंद कर लीजिए, बकवास मत कीजिए। लैंग्वेज प्लीज, मैडम इतना बोलेंगी क्या ये? इनको ठीक है, अगर वो इंटरप्ट कर रही हैं, अगर वो बात कह रही है, प्लीज आप लैंग्वेज सर प्लीज। महिला है और सम्मानित है, प्लीज। हाँ बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान। विदेश मंत्री जो था ना तालिबान, वो तालिबान का विदेश मंत्री इंडिया आया था, रेड कारपेट बिछाया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, और उसने कहा था महिलाएं नहीं आएंगी। तब अनीता चौधरी चुप थी। क्या कहा था उसने? कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं आएंगी। और वो भारत के अंदर कह रहा है, तालिबान का आतंकवादी देश। पहली बात, वो आतंकवादी देश है तो उसको भारत क्यों बुलाया? और यदि वो भारत बुलाया तो उसने ऐसा कैसे बोल दिया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं आएंगी? और महिलाएं नहीं थी। जी करने दीजिए मैडम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, समय ऐसे निकल जाएगा, एक एक करके आपके पॉइंटर्स क्लियर कर लेते हैं ना। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा और सिर्फ आपके सवाल रह जाएंगे। कार्यक्रम की एक तय सीमा होती है। जितना अनीता चौधरी जी बोली है, जितना अब्राल मलिक बोले, जितना भार्गव जी बोले, उतना मुझे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि चार लोग एक तरफ है, मैं अकेले एक तरफ हूँ। वैसे तो मुझे चार गुना टाइम मिलना चाहिए। ठीक है भाई, चार लोग एक साइड है और मैं अकेला हूँ, तो टाइम मुझे देखा जाए तो ज्यादा मिलना चाहिए। और उसके बावजूद भी मुझे टाइम पहली बात कैलकुलेशन चार लोग एक साइड है और आप ईरान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को भी घुसा देते, अफगानिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बेइज्जत करने का प्रयास कांग्रेस राम पांडे जी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर आप सवाल उठा रहे हैं पॉलिसीज पर, अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनका जवाब भी जरूरी है। आजादी के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही थी तो अनीता चौधरी के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस ने देश को आजाद कराया था। आज लोकतंत्र है कांग्रेस के कारण। प्रधानमंत्री नवाखाली में नरसंहार करवा के कांग्रेस ने देश को आजाद, क्यों नहीं आपके हेडगेवर नवाखाली में नरसंहार करवा के हैदराबाद के निजाम से गर्दन कटवा के कांग्रेस के लोगों ने देश को आजाद करवाया। याद है मुझे, याद है, इतिहास मुझे भी याद है। अनीता चौधरी का नाम लेकर बोलेंगे तो पूरा इतिहास यहाँ पे रख सकती हूँ। इतिहास पूरी तरह से पढ़ती हूँ और तारीखों के साथ पढ़ती हूँ। जी, जब देश आजाद हो रहा था, विभाजन हो रहा था, जब देश आजाद हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो नेहरू जी सिगरेट जला होगा। याद है मुझे, याद है मुझे, इतिहास याद है मुझे, इतिहास। और इसको लिखने वाला कोई, अरे आप लोग कोई दूसरे गोले से थोड़ी आई है, किसी दूसरे प्लैनेट से थोड़ी याद है मुझे, याद है मुझे। जी 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 जी, जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, एक बड़ी खबर बता दे, बहुत माफी के साथ रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर बता दे, इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। बड़ी खबर, इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया है। इजराइल की तरफ से पहले अटैक, उसके बाद ईरान अब जवाबी हमला कर रहा है। जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें भी लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं।
इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। ईरानी रक्षा मंत्री की हमले में मौत हो गई है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। प्राइम न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरानी रक्षा मंत्री की हमले में मौत हुई है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। प्राइम न्यूज इस खबर की अभी कोई पुख्ता पुष्टि नहीं करता है। यूएस इजराइल की स्ट्राइक में जान गई है। ईरानी IRGC पाकपुर कमांडर की मौत हुई है। ये भी रॉयटर्स के हवाले से हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी समर्थित देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। खाड़ी देशों पर ईरान ने मिसाइल दागी है। तो बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी हम इस खबर को पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसी पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का सीधे रुख करेंगे आर.के. भार्गव जी। आर.के. भार्गव जी, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी हम इसको पूरी तरीके से पुख्ता नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सच है, जो जानकारी अभी हमने हमारे दर्शकों को दी, तो ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हुई है। ये वाकई में बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। देखिए, इजराइल का हमास की प्रेजेंस ईरान में काफी स्ट्रांग है। ईरान में नहीं बल्कि वो अपनी प्रेजेंस हर जगह पर रखता है जहां पर उसका कोई भी इंटरेस्ट है। हाँ। अगर ये खबर आई है तो इसमें चांसेस है कि ये सही हो। क्यों? क्योंकि इजराइल, उसकी हमास, जितने भी उनके लीडर हैं, इस तरह से उनको सारे समय 24/7 के हिसाब से उनको ट्रैक करता रहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका मूवमेंट है, और उस मूवमेंट को देख करके जहां भी उसको मौका लगता है वहां उनको मारने के चूकता नहीं है। ये बात एक इजराइल के बारे में बहुत जिसे कहना चाहिए विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई उसके टारगेट के ऊपर है, वो टारगेट को क्लियर करता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इजराइल अपने अटैक्स करने में चूकता नहीं है, ना पीछे हटता है, और अब ये जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है, उसके बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर एक के बाद एक सामने आ रही है। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।